ढोल नगाड़ों के साथ ये जो आवाज सुन रहे थे पीछे, ये महिलाएं अपने मुंह से निकाल रही थी। मुंह से ये आवाजें बहुत ही प्रैक्टिस के बाद निकाली जा सकती हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो मुझसे नहीं निकाली गई ये आवाजें। ये जो आपको करीब 30,000 महिलाएं दिखाई दे रही हैं भारतीय ब्यूटीफुल परिधानों में, ये इतनी सारी महिलाएं एक साथ क्यों हैं? दरअसल ये करीब 30,000 महिलाएं वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में महाराजा अनंत पैलेस आई हैं मां चंडी की पूजा के लिए कूच बिहार के अलग अलग कोनों से। इस यात्रा और 3 दिन की पूजा को कवर करने के लिए मैं दिल्ली से वेस्ट बंगाल कूच बिहार पहुंचा। कूच बिहार में दशहरा के अवसर पर सदियों से मां चंडी की पूजा और ये यात्रा चली आ रही है, जिसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। कूच बिहार में ये पूजा 3 दिन तक चलती है। तीनों दिनों का पूरा हाल मैं आपको बताऊंगा कि तीनों दिन क्या क्या होता है अलग अलग, और कैसे पूजा होती है और क्यों। तो चलिए सबसे पहले महाराजा अनंत पैलेस से इसकी शुरुआत जहां से होती है वहां जहां महाराजा अनंत ने मां भवानी पूजा के लिए यात्रा की शुरुआत की। महाराजा अनंत ने कूच बिहार के लोगों के लिए उनके भगवान और सभी महिलाएं उनके साथ मां भवानी की यात्रा की शुरुआत करती हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों, आज हम वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में आए हैं मां भवानी की पूजा करने के लिए महाराजा अनंत रॉय जी के पैलेस पर। महाराजा जी हमारे साथ हैं। सभी यहाँ लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से, और आज क्या पूजा है, किस तरह से पूजा होगी, महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, किस तरह से पूजा है आज और कैसे पूरा प्रोग्राम रहेगा? आज माँ भवानी का पूजा है। हाँ, जो महाराजा इंद्र पहले माँ भवानी को पूजा करते थे। जब महाराजा इंद्र उसका असुर लोगों ने स्वर्ग राज्य हड़प लिया, इंद्रपुरी हड़प लिया, दखल कर लिया, तब दुश्मन को विनाश का शत्रु को विनाश करने के लिए ये माँ भवानी का पूजा किया गया। तो सारे मातृशक्ति इकट्ठा होके असुर का निधन किया। आज वही प्रोग्राम। तो कैसे अभी ये बहुत सारी मैंने देखा है यहाँ की बहुत सारी मुझे लग रहा है कि हजारों में महिलाएं हैं। अभी कैसे कलश यात्रा निकलेगी और क्या होगा? हाँ, अभी 1 बजे शुरू होगा कलश यात्रा। हाँ, फिर हमने उधर जल उठाएंगे गंगा से, माँ गंगा जहाँ पे होता है माँ गंगा होता है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर में गंगा जल उठाएंगे। फिर यहीं पर सारे मातृ लोग माँ भवानी लोग आके यहीं पर बेल का गोड़ा पर इसको डालेंगे। देखिए, अभी यात्रा शुरू होने वाली है कुछ देर में। महाराज जी शुभारंभ करेंगे पूजा के साथ। सभी हम दिखाएंगे पूरी यात्रा को कि किस तरह से जो सभी लोग हैं यहाँ अलग अलग जगह से वो सभी आए हुए हैं राजवंशी, और अलग अलग तरह से कि क्या पूजा पद्धति है, किस तरह से ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लाइव आपको बताएंगे। महाराजा अनंत राय अपने पैलेस से निकलकर अब मां चंडी जहां पूजा के लिए पूजा स्थल बनाया गया है वहां के लिए निकलते हैं। महाराजा अनंत राय के साथ उनके सुरक्षा गार्ड सादे वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में वो साथ में है वहां, क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा लोग पहुंचे हुए हैं। इस वजह से सुरक्षा का ख्याल बड़ा ज़रूरी है रखना। अब महाराजा अनंत राय वहां जा रहे हैं जहां मां चंडी पूजा के लिए पूजा गृह बनाया गया है।
मां भवानी यात्रा की शुरुआत होती है अनंत महाराजा पैलेस से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनंत महाराजा पैलेस है और ये ऐसी जगह बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर जगह है। आप आसपास का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, प्रकृति के नज़ारे देख रहे हैं, कितनी सुंदर जगह दिखाई देती है। जब हम दूर दूर तक देखते हैं तो कितना सुंदर ये स्थान दिखाई देता है। यहीं से ही अब मां भवानी पूजा की शुरुआत हो रही है। ये महाराजा अनंत पैलेस है जो अभी करीब 15 साल से लगातार बन रहा है और अभी बना नहीं है। हम इसकी एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री आपको दिखा रहे हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां आप देख सकते हैं कि कैसे महाराजा अनंत पैलेस कूच बिहार के गौरवशाली इतिहास का केंद्र है। इस महाराजा अनंत पैलेस से ही अब यात्रा की शुरुआत होती है जो सदियों से चली आ रही है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। ये पहले दिन की यात्रा के बारे में हम बता रहे हैं कि मां भवानी पूजा के लिए अब यहां से सभी लोग निकलने वाले हैं। मां भवानी पूजा के लिए यहां से लोग निकलेंगे महाराजा अनंतरे के साथ। महाराजा अनंतरे उनके साथ चल रहे हैं और सभी अब यहां से आगे 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी से जल भरने के लिए निकले हैं। महाराजा अनंत पैलेस से धीरे धीरे यात्रा की निकलने की शुरुआत हो रही है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कहां महाराजा अनंत पैलेस बना हुआ है, कितनी सुंदर जगह है। यहाँ पास में तालाब से लेकर तमाम वो चीजें हैं जो होनी चाहिए। अब महाराजा अनंत रे पैलेस से ये यात्रा निकल रही है, भवानी यात्रा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी सड़कें पूरी तरह से भरी हुई हैं। भगवा लाल रंग ही दिखाई दे रहा है और सफेद रंग। पुरुष ज्यादातर सफेद रंग के कुर्ते पायजामे में और पीले रंग के गमछे में हैं। महिलाएं ज्यादातर लाल कलर या भगवा कलर की साड़ियां पहने हुई हैं और बहुत सुंदर परिधान हैं। जब हम इनको नज़दीक से देखते हैं, पास से देखते हैं, तो एहसास होता है कि वाकई कितना सुंदर भारत है। भारत की महिलाओं के जो परिधान हैं वो वाकई बहुत सुंदर हैं। ये देखिए, पूरी जो सड़कें हैं वो सिर्फ महिलाओं से ही भरी हुई दिखाई दे रही हैं। पीछे पुरुष हैं, साइड में पुरुष हैं सुरक्षा के लिए। अलग अलग जगह सुरक्षा टोली अलग अलग जगह खड़ी हुई है, आगे से लेकर पीछे तक सुरक्षा के उस तरह से ही इंतजाम किए गए हैं। जो महिलाओं की टोली है वो बीच में चल रही है। साइडों में सुरक्षा के लिए अलग अलग पुरुष तैनात हैं हर जगह पर, आगे से लेकर पीछे और बीच में हर जगह। और अब ये जो महिलाओं का जत्था है, करीब 30,000 महिलाएं हैं ये, जो महाराजा अनंत रे पैलेस से 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी में कलश से जल भरने के लिए जा रही हैं। हमने पहले बताया कि कूच बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से हर साल यहाँ महिलाएं आती हैं जब 8वीं 9वीं 10वीं की यहाँ पूजा होती है। तो अब ये महिलाएं जल भरने के लिए कलश के साथ व्रत रखा हुआ है इन महिलाओं ने, और करीब 1 बजे ये महिलाएं महाराजा अनंत रे पैलेस से निकली हैं नंगे पैर। मैं इनके साथ साथ चल रहा हूं, नंगे पैर हैं ये सभी महिलाएं। और इन महिलाओं की आस्था देखकर आपको एहसास होगा कि वो व्रत रखकर अपने घरों से आई हैं, अलग अलग दूर, कई 100 किलोमीटर दूर से आई हैं ये महिलाएं और यहाँ पहुंची हैं और व्रत रखा हुआ है इन्होंने नंगे पैर। वहां जल भरने के लिए अब ये जा रही हैं सभी महिलाएं। और ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कें हैं ये, और सड़कें किस तरह से पूरी की पूरी सड़क लाल ही दिखाई दे रही है, भगवा कलर ही दिखाई दे रहा है। पीले झंडे में लोग, जो पुरुष हैं वो साइड में पीले झंडे को पकड़े हुए हैं और उनका अपनी
अपनी परंपरा का पुराना पीला झंडा है जिसको लेकर वो हमेशा साथ चलते हैं। कूच बिहार के लोग, कूच बिहार के जो राजवंशी हैं, उनका एक झंडा है पीले रंग का जो माँ भवानी के रूप में, और जो उनकी सदियों से परंपरा चलती आई है। देखिए कितनी सुंदर जगह है, पहले तो आप ये देखिए। और उस सुंदर जगह में ये जो महिलाएं जा रही हैं जत्थे में, सड़कें भरी की भरी जा रही है, पूरी की पूरी सड़क पर जगह नहीं है और बहुत चौड़ी सड़क है ये, मतलब 2 वीन सड़क है। इधर से भी यात्री जाते हैं, गाड़ियां चलती हैं, उधर से भी गाड़ियां चलती हैं। पूरी तरह से ये सड़क भरी हुई है। आसपास देखिए कितनी सुंदर जगह है, बाग बगीचे से लेके फसलें। अभी कूच बिहार में धान की फसल है ये 10 अक्टूबर की बात है और यहां अभी धान की फसल है, सेकंड फसल है ये धान की। बंगाल में 3 फसलें होती हैं धान की, तो ये जो फसल है इसे कहा जाता है, जब मैंने वहां लोगों से पूछा, इस फसल को किसी भी तरह के पानी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस समय बहुत बारिश होती है। तो ये वहां अभी सेकंड फसल है। तो मैंने देखा है यहां अभी ये जो फसल है चारों ओर जो आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ धान की फसल दिखाई दे रही है यहाँ। तो ये धान की फसल में कोई कोथ में आ रही है, किसी में बाली निकल रही है, कोई थोड़ी पक रही है, तो अभी ये फसल आने की तैयारी कर रही है। तो ये इतना सुंदर सुहाना मौसम है और उस सुहाने मौसम में ये यात्रा हो रही है क्योंकि मौसम बदल रहा है। सभी जगह हम दशहरा पर व्रत रखकर पूजा होती है, ये महिलाएं भी उसी तरह से व्रत रखकर मां चंडी की पूजा के लिए आई हैं। और आज पहला दिन है जब ये मां भवानी की पूजा के लिए वहां जा रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मां भवानी है, हम कहते हैं मां भवानी क्या है, हम लोग कहते हैं जय भवानी। तो ये भवानी क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। भवानी एक्चुअली क्या है, भवानी मां चंडी का अस्त्र है, जो एक शस्त्र है जिससे वो असुरों का संहार करती हैं, वो शस्त्र है मां भवानी। मां भवानी कोई देवी नहीं है, हम मां चंडी के अस्त्र की ही पूजा करते हैं मां भवानी के रूप में। और पूजा करने के लिए, मां भवानी की पूजा के लिए दूर से, वहां से देखिए 12 किलोमीटर दूर जाकर, 12 किलोमीटर फिर ये वापस आएंगे और वहां जाकर ये जल भरकर लाएंगे कलश में, और जल भरकर लाकर फिर ये यहां मां भवानी को उसको अर्पित करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूर दूर तक सड़कें, पूरी सड़क जो है वो भरी हुई जा रही है हर ओर। लेकिन यहाँ की दोस्तों सुंदरता आप देखेंगे ना तो बहुत सुंदर जगह है ये पश्चिमी बंगाल का कूच बिहार है। अब ये यात्रा जो पास में नदी है जिसे ये मां गंगा नदी बोलते हैं, तो वहां ये पहुंच गए। उसके बाद ये बीच बीच में पहुंच रही है। ये सड़क पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ ये लोग हर तरह की अपनी आवाजें, हर तरह के अपने नारे मां चंडी की जय जयकार करते हुए, मां भवानी की जय जयकार करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ। क्या मैंने देखा कि हर उम्र की महिलाएं हैं यहाँ, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और मध्य एज की महिलाएं भी हैं, युवा महिलाएं भी हैं, बच्चियां महिलाएं भी हैं, जो किशोरावस्था की वो महिलाएं भी हैं। तो सभी के हाथ में कलश है, सभी कलश को लेकर वो चल रहे हैं वहां, और मां भवानी और शिव चंडी की जय जयकार के नारे लगाते हुए वहां महिलाएं पुरुष आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं पुरुष आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ ये नज़दीक से कि सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं है, सड़क पूरी तरह से भरी हुई है। पूरी तरह से सड़क भरे होने का मतलब है कि जहाँ तक देखोगे वहाँ तक साइड में पुरुष हैं जो सुरक्षा के लिए है, या उनके परिवार वाले हैं, या जो वहाँ लोग साथ में अब पहुँचे हैं वहाँ, तो वो सभी है। बीच में सभी महिलाएं चल रही हैं, सभी के हाथ में कलश है, आप देख सकते हैं। ये कलश मिट्टी के बने हुए हैं दोस्तों। ये कलश जो है इस तरह से बने हुए हैं कि ये कलश फिर यहाँ ला के वापस रख देंगे और ये कलश फिर से मिट्टी के बने हुए और फिर से मिट्टी में डिग्रेडेबल हो जाएंगे, मतलब मिट्टी में समा जाएंगे। कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल नहीं है वहाँ जो नेचर के खिलाफ है।
मैंने जो सबसे बड़ा देखा इस यात्रा में, सबसे बड़ा यही था कि नेचर के खिलाफ कुछ भी नहीं था इस यात्रा में। किसी तरह के प्लास्टिक का यूज नहीं था, किसी तरह की ऐसी कोई चीज का यूज नहीं था जो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हो, जो प्रकृति को हानि पहुंचाती हो। ये जो कलश है, कलश में केले के पत्ते हैं, केले के पत्ते डिग्रेडेबल हैं, वो फिर से उनका बायोकेमिकल के जरिए फिर से वो खाद में मिल जाते हैं, और उनके साथ कुछ और पत्ते हैं उसमें लिए हुए। तो ये सभी महिलाएं आप देख सकते हैं, सभी के किसी के हाथ में है कलश, किसी के सिर पे रखा हुआ है कलश, और सभी वहां जा रहे हैं। तो ये जो यात्रा है पूरी तरह से सड़क भरी हुई है। ये 2 वे सड़क है, ताकि सिंगल वे दोनों ओर से यात्री जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं। 2 वे सड़क पूरी भरी हुई है, और ये सड़क जो भरी हुई है ये कूच बिहार की उस जगह से जो बहुत सुंदर है। जब यहाँ जाकर देखा तो यहाँ का नेचर ही अलग है दोस्तों। इस नेचर को देखकर ना एक अलग खुशी होती है। आप यहाँ अगर थोड़ा सा भी कुछ समय बिताएंगे तो यहाँ ना एक अलग ही एहसास होता है, अलग ही खुशी होती है इस जगह में, क्योंकि ये लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं। तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के रक्षक हैं ये लोग, प्रकृति के खिलाफ ये कुछ भी नहीं करते। यही तो भारत की संस्कृति रही है, यही तो भारत की परंपराएं रही हैं, यही तो भारत की समृद्धशाली और गौरवशाली परंपराएं रही हैं, जो प्रकृति को भी कहीं दूषित नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जहाँ नदियों में प्रदूषण शुरू हो गया, शहरों में और बहुत सारी जगहों में, फैक्ट्रीज से लेकर और तमाम जगहों में उनके जो वहाँ कल कारखानों का जो मैला है वो सारा इन नदियों में जा रहा है। इसकी वजह से नदियाँ दूषित हो रही हैं। लेकिन ये लोग जो रह रहे हैं, देखिए अब ये यात्रा माँ गंगा के पास पहुँच रही है। सड़क हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी सड़क भरी हुई है, और खेत देखिए आप कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये धान की फसल है, कोई धान की फसल अभी पूरी तरह से हरी है, कोई धान की फसल पकने की ओर जा रही है, किसी धान की फसल में बाली निकल रही है, कोई कोथ में है, किसी में नहीं निकल रही है, लेकिन बहुत सुंदर है। और दोस्तों मैंने वहां जो घर देखा, वहां किसी भी घर में लेंटर पड़ा हुआ नहीं है। वहां कोई भी घर मुझे लेंटर का नहीं मिला, इक्का दुक्का कोई घर मिला। हालांकि इसकी वजह वहां मुझे बताई गई कि यहाँ जो लोग हैं वो गरीब हैं और उनके पास लेंटर डालने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो अपनी दीवारें खड़ी करते हैं और दीवारें खड़ी करने के साथ फिर उस पर टिन डाल लेते हैं, या फिर कुछ जो उनकी फसलों के जो छान होती है, जिसे हम कुछ भाषाओं में कुछ जगह उत्तर भारत में बोलते हैं, उस तरह का डाल लेते हैं। तो वो अभी भी पूरी तरह से प्रकृति के साथ जी रहे हैं। अब ये हजारों महिलाओं की जो यात्रा है वहाँ नदी के पास पहुँच रही है, जहाँ से ये जल भरना शुरू कर रहे हैं। अब ये यात्रा जल भर रही है यहाँ, और सभी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँचकर जल भर रही हैं, और जल भरने के साथ साथ वहाँ पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद ये जल भरेंगे यहाँ से, जो कलश अपने साथ लेके गए, जो कलश में कुछ प्राकृतिक चीज़ें थी उनके पास, प्राकृतिक चीज़ें, थोड़ा बहुत अनाज हो सकता है उसमें, और पत्ते थे खास करके, उनके साथ वहाँ पहुँचे वो कलश में। आप सबने देखा होगा कि हम जब गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं तो हम घर से कुछ आटा या कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं गंगा जी में। तो वो क्यों लेके जाते हैं? देखिए, कुछ आटा हम उसमें से गंगा जी में जब जाते हैं तो कुछ आटा हम गंगा जी में छोड़ देते हैं, कुछ आटा जो वहाँ पुरोहित ब्राह्मण होते हैं कुछ उनको देते हैं, उनके लिए वहाँ लेके जाया जाता है। तो वो पुरोहित अपने घर ले जाते हैं उस आटे को और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा, जो हम गंगा जी में डालते हैं, तो गंगा जी में जो मछलियाँ या जीव जंतु हैं उस आटे को खाते हैं, और मछली और जीव जंतु उस आटे को खाते हैं, तो वो मछलियाँ जीव जंतु उस गंगा जी के मैले को साफ करते रहते हैं वहाँ।
तो गंगा जी इसीलिए साफ होती हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल गया है गंगा जी में। जो कुछ लोग अभी शुरू हो गए व्यवसाय के लिए, जो वहाँ मछली मारने लगे हैं बेचने के लिए, वो मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो गंगा जी में भी प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ बहुत शानदार परंपराएं होती थीं, अभी भी हैं, कि हम गंगा जी में नहाने जा रहे हैं तो देखिए किस तरह से सबका ख्याल रख रहे हैं कि हम आटा लेके जाते हैं, हम चावल लेके जाते हैं। वहाँ क्यों लेके जाते हैं? वहाँ पुरोहित होते हैं, कुछ उन पुरोहित को देते हैं और जो गंगा जी के जीव हैं उनको देते हैं, जिससे गंगा जी का इकोसिस्टम बना रहे। और अगर गंगा जी का इकोसिस्टम बना रहेगा तो गंगा जी बची रहेंगी, गंगा जी साफ स्वच्छ रहेंगी, और गंगा जी का इकोसिस्टम बचा रहेगा तो सब कुछ बचा रहेगा। अगर एक भी इकोसिस्टम खत्म होता है, इकोसिस्टम की एक भी बायोलॉजिकल चेन खत्म होती है, तो उससे प्रकृति का नुकसान होता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ बड़े प्राकृतिक तरीके से सारी पूजाएं होती हैं। ये महिलाएं बिल्कुल उसी तरीके से प्राकृतिक तरीके से पूजा हो रही है, किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है, किसी भी तरह का। ये तो वहां नदी को स्वच्छ और साफ करने के लिए जाने वाले लोग रहे हैं। जो नदी में श्रद्धा से स्नान करने जाते हैं वो नदी को स्वच्छ करने जाते हैं वहाँ, ना कि नदी को प्रदूषित करने। लेकिन कुछ लोग जो हैं इधर उधर की चीज़ें नदियों में डालते हैं, चाहे वो ट्रेनरी का वाटर हो, फैक्ट्रियों का वाटर हो या दूसरी चीज़ें हों, उनके डालने से नदियाँ बर्बाद होती हैं। लेकिन ये जो लोग जाते हैं ना गंगा स्नान करने, तो वो तो नदियों को बचाते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम को बचाते हैं। अब यहाँ से ये महिलाएं जल भरकर वहाँ पूजा की, उन्होंने पेड़ों की पूजा की है, वहाँ बेल के पेड़ की वहाँ भी पूजा की है इन्होंने। और वहाँ से फिर ये अब वापस चलने की तैयारी कर रही हैं सारी महिलाएं। आप देख रहे हैं कि वहाँ से ये महिलाएं जल भर लिया है इन्होंने अपने कलश में, और जल भरकर कलश में अब ये वापस आने की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि बंगाल में क्या होता है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पानी भरा हुआ है। अब ये देखिए ये महिलाएं वापस आने लगी हैं जल भरकर। तो इन्होंने कलश में जल भर लिया है, कलश में जल भरकर अब ये जैसे जैसे वहां से ये वापसी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अब वापसी में क्या है कि वापसी में सब चल रही हैं, तो ये करीब 1 घंटे तक 2 घंटे तक ये लगातार वहां चलेंगी अलग अलग। तो अभी ये एक साथ नहीं, वहां से जैसे जिसने जल भर दिया वहां से चल पड़ी है पैदल ही, और ये नंगे पैर चल रही हैं। दोस्तों नंगे पैर चलने का फायदा क्या है कि देखिए नंगे पैर जब चलते हैं आप, हालांकि अभी जो है अभी मैं नंगे पैर की ही आपको महत्ता बताता हूँ। नंगे पैर जब हम जमीन पर चलते हैं ना, तो हमारी पैरों के जरिए बैटरी चार्ज होती है। हमारे पैरों से जमीन की जो एनर्जी है वो पैरों से ऊपर तक पहुंचती है। तो अगर हम वही कहते हैं कि पैरों के जरिए भी हमें ठंड लग सकती है या नहीं लग सकती है, ये भी बात है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी दोस्तों ये सड़कें जो हैं पक्की हो गई हैं, यहाँ हमें सोचना पड़ेगा, इन सड़कों पर नहीं चलना चाहिए हमें नंगे पैरों, क्योंकि इनमें जो वहाँ के पत्थर खिंकोड़ी होती हैं उनके लगने का डर रहता है। तो पहले हमारे यहाँ नंगे पैर यात्रा करने जाते थे, क्योंकि सड़कें जो होती थी वो सिर्फ मिट्टी की होती थी, और मिट्टी में जब जाते थे हम तो वहाँ देख सकते हैं आप उनके पैर जो हैं वो नंगे पैर सारी चल रही हैं ये महिलाएं। ये वापसी लौट रही हैं, और वापसी लौटते हुए ये हमने उनकी तस्वीरें ली हैं। तो ये सभी महिलाएं वहाँ वापस लौट रही हैं और सभी नंगे पैर हैं ये महिलाएं। तो अब नंगे पैर चलने की महत्ता यही है कि हम जब दर्शन करने नंगे पैर जाते हैं तो उसका भी हमें फायदा मिलता है। नंगे पैर चलने का भी एक फायदा है। आप देख सकते हैं अभी गूगल पे भी अगर डालेंगे कि नंगे पैर चलने से साफ स्वच्छ जगह क्या फायदे होते हैं, तो आपको वहां मिल जाएंगे बहुत सारी बातें। हम अभी उस साइंस में बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जा रहे हैं। तो नंगे पैर वहां से ये महिलाएं वापस आनी शुरू हो गई हैं। अब ये महिलाएं धीरे धीरे वापस आ रही हैं, क्योंकि अब जो है ये 2-3 घंटे तक इनकी यात्रा चलेगी वापसी की। तो यहाँ एक साथ नहीं चली हैं, जैसे ही उन्होंने जल भर लिया है, जिसने जल भर लिया है वो लेके एकदम से निकल पड़ी हैं। तो अब यहाँ देख नहीं रही कि उन्हें बस अब ये है कि जल्दी से पहुँचना है और अपने गंतव्य स्थान तक
जहां माँ चंडी का पूजा स्थल बना हुआ है। और वहां पहुंचने के लिए अब ये जरूरी नहीं कि सभी एक साथ निकले, तो ये अब चल पड़ी है वहां से। और ये जो आप देख रहे हैं ये आस्था है लोगों की, ये प्रकृति प्रेमी है। वास्तव में प्रकृति को इन लोगों ने बचा रखा है। हमें इनका कर्जदार होना चाहिए, हमें इन लोगों की भी पूजा करनी चाहिए कि ये आज भी प्रकृति को बचा रहे हैं, ये पूरी दुनिया को बचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इतना भारी प्रदूषण हो रहा है सारे में, और ये लोग हैं कि ये लोग माँ गंगा से लेके और तमाम चीज़ों के पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक पूजक लोग हैं ये, और प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं। वास्तव में यही भारत की जीवन शैली थी, लेकिन हम पश्चिमी जीवन शैली जब से जीने लगे हैं, पश्चिमी जीवन शैली ने न सिर्फ हमारी जो प्राकृतिक जीवन शैली थी रहने की, जीवन जीने की, उसको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरी दुनिया में प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाया है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भयानक बाढ़ आ रही हैं, किस तरह से भयानक चक्रवात आ रहे हैं, अलग अलग जगह भूकंप आ रहे हैं, कहीं जमीन नीचे धंस रही है। क्यों धंस रही है? क्योंकि हमने प्रकृति की जो रक्षा करने वाली जो हमारी पद्धति है, प्रकृति को जो इसका सामंजस्य बनाए रखने की जो हमारी पद्धति है, उस पद्धति को हम ख़त्म करते जा रहे हैं। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने और तमाम चीज़ों ने उस प्रकृति को ख़त्म करने की तैयारी कर ली है। तो हर जगह, यही नहीं, पहाड़ों में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। तो ये जो लोग हैं ये आज भी दुनिया को बचाने के लिए प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति को पूज रहे हैं, प्रकृति के साथ चल रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, और ये थोड़े बहुत लोग नहीं हैं। पूरा कूच बिहार का जो क्षेत्र है, कूच बिहार का क्षेत्र बंगाल में पड़ता है, थोड़ा सा बिहार में भी पड़ता है, और असम में पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है, और बांग्लादेश में पड़ता है। ये कूच बिहार का क्षेत्र है पूरा। और इस कूच बिहार के क्षेत्र से अलग अलग जगहों से ये लोग आए हैं, जो अपनी आस्था के साथ हर साल यहाँ पूजा करते हैं। और ये लोग अपनी इस पूजा पद्धति को आज भी बचाए रखें। अच्छा, इनकी जो ये पूजा पद्धति है, इसको बचाए रखने का एक और कारण है। जब कूच बिहार रियासत भारत में शामिल हुई थी, तो कूच बिहार के उस वक्त के जो महाराजा थे, उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों की जो पूजा पद्धति है, हमारे लोगों का जो रहन सहन है, हमारे लोग जिस तरह से अपनी आस्था में जीते हैं, उस आस्था पर भारत सरकार कभी भी हमला नहीं करेगी। उस आस्था के खिलाफ भारतीय संविधान में कोई कानून नहीं बनाएगी। तो ये उस वक्त के जो महाराजा थे उन्होंने लिखवा लिया था। और जो आज के महाराजा हैं अनंत रे, उनके पूर्वज जो थे जिन्होंने लिखवाया था, तो आज भी वो उसी तरह से अपनी पूजा पद्धति को अंजाम देते हैं, अपनी पूजा पद्धति को आगे चला रहे हैं, अपनी पूजा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये माँ चंडी के अस्त्र की पूजा के लिए ये यात्रा है, माँ भवानी पूजा के लिए। हम माँ चंडी के अस्त्र, यानी जो उनका शस्त्र था जिनसे वो संहार करती थी असुरों का, उस शस्त्र को ही हम माँ भवानी बोलते हैं। तो ये हमें समझना होगा, माँ भवानी कोई देवी नहीं है। माँ भवानी माँ चंडी का ही एक शस्त्र है जिसकी पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले माँ भवानी के शस्त्र की पूजा हो रही है। अब यहाँ ये देखिए, वहां पहुंच गए हैं, यहाँ सभी वहां पहुंच, महाराजा आनंद देव वहां बैठे हुए, सामने बेल का पेड़ लगा हुआ है। तो बेल के पेड़ पर सभी ये अब और बेल, देखिए बेल साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो बेल का आयुर्वेद में बहुत बड़ा है। बेल के झाल से लेकर, बेल के पत्तों से लेकर, बेल के फूल से बहुत बड़ा है। ये हम बताएंगे कभी, लेकिन बेल अमृत में से एक है, कहा गया।
ये सभी महिलाएं अब वहाँ जल चढ़ा रही हैं और अपने कलश में जल, तो वहाँ अब देखेंगे जो आवाज नेचुरल तरीके से नेटिव लोग, ये नेटिव लोग जिस तरह से ये महिलाएं आवाजें निकालती हैं, मैंने प्रैक्टिस की लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये बहुत प्रैक्टिस से ढोल के साथ आप ये जो आवाज सुन रहे हैं, मैंने निकाल पाया। ये है रियल अपनी संस्कृति की चीज। ऐसी संस्कृति पूरी तरह से लोग संस्कृति के साथ सभी महिलाएं और वहाँ उनको एक वो बना दिया गया, पाइप का लगा दिया गया, उस पाइप के लिए सब एक साथ चल चुका बहुत महिला तो व्यवस्था बनाए रखने कोई भागदौड़ नहीं, तो बहुत इस तरह से जल अर्पित करने की व्यवस्था बनाई गई। बहुत शानदार तरीके से महाराजा आनंद ने वहाँ देख सकते वो बेल के पेड़ को ये जल अर्पित किया बेल का पेड़ हमें स्वस्थ रखता है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए इसके फल, जड़ और छाल सभी काम में आते हैं। बहुत सारी जगह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया जाता है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। वो क्यों है? वो भी स्पेशल है। पीपल के पेड़ की छाल, पीपल के पेड़ के पत्ते, पीपल के पेड़ के बीज और पीपल के पेड़ का जो मिल्क निकलता है, वो दोस्तों बहुत ही ताकतवर चीज़ है। अगर किसी को फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम है तो पीपल के दूध की, अगर वो चाय बहुत कम निकलता है, दूध की चाय अगर वो लगातार पिए तो उसकी फर्टिलाइजेशन पीपल के तने में जब हम जल चढ़ाते हैं तो वहाँ से जो महक निकलती है वो अपने आप में ही बहुत अलग होती है, अलग फील करती है। आप सबने देखा कि पीपल का पेड़ भी ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को और आम के पत्तों को और बेल के पेड़ को, बेल के पत्ते को क्यों पूछते हैं? क्योंकि भाई वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए पूछते हैं कि हमारे लिए, मानव के लिए जो थोड़ा सा भी कुछ लाभदायक हो सकता है, हम हर उस चीज को पूजने वाले हैं, हम हर उस चीज का सम्मान करने वाले हैं। यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की परंपरा है और यही भारत में जीने की एक कला है। इसी तरह से जीते हैं। तो हम आज जो दिखा रहे हैं ये कूच बिहार में पहले दिन की माँ भवानी पूजा के लिए ये यात्रा थी। यहाँ देखिए जल चढ़ाया जा रहा है ये भी, और अब इससे आगे क्या होगा, सेकेंड डे में माँ चंडी की पूजा होगी, उसमें आगे